वायुमंडल वायु से बना एक आवरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से लेकर सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस अध्याय में अपन पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन एवं उसकी संरचना। किस प्रकार से वायुमंडल का संगठन है, किस प्रकार से उसकी संरचना है। तो मेरा नाम है रामकुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का अध्याय 7। इसमें अपन पढ़ेंगे वायुमंडल की संगठन और संरचना। इसकी विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या होता है। यह वायुमंडल वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से मिलकर बना है। वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन। अब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ जलवाष्प और जलवाष्प के साथ धूल कण भी पाए जाते हैं। अपन गैसों के बारे में देखते हैं। कण भी उपस्थिति रहते कण की उपस्थिति के साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण और गैसें का सम्मिश्रण पाया जाता है। मतलब जो वायुमंडल में इसमें गैसें भी पाई जाती हैं, जलवाष्प भी पाई जाती है और धूल कण भी पाए जाते हैं। इनके मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? इनके मिश्रण को ही कहा जाता है वायुमंडल। कुछ महत्वपूर्ण गैसों अब अपन कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन। जैसा कि अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन, अब इन गैसों वायुमंडल में गैसों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले है वायुमंडल में गैसों के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले है नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन, यह है 78%, यह है 21%। थर्ड नंबर पे आर्गन 0.93%, फोर्थ नंबर पे CO2 0.04% और फिफ्थ नंबर पे है नियोन। इस प्रकार गैसों का क्रम है। पर सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं कि इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक 78% है। यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण करती है और भोजन का प्रमुख कारण है। जो पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन। जैसे कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है, और जैसे कि चना और मूंग या मोठ, इनमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन एक मुक्त गैस है। इसका प्रतिशत 78% है। यह किसी भी, जैसे कि नाइट्रोजन का कार्य किसमें किया है? नाइट्रोजन का कार्य किया जाता है वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस बोला जाता है क्योंकि यह मनुष्यों के साथ साथ पेड़ पौधों और समस्त जीवधारियों के लिए जीवन का आधार है। इसका प्रतिशत वायुमंडल में 21% पाया जाता है। यह ओके ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर बनती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस मानी जाती है क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20%, 95, 21% है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। जैसे कि पता है कि जीवाश्म ईंधन का दहन किसकी उपस्थिति में किया जाता है? जीवाश्म ईंधन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो जीवाश्म ईंधन का दहन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलने में सहायता करती है। थर्ड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से तो सभी लोग अवगत हैं। यह सबसे भारी गैस है और इसका कारण है कि यह पृथ्वी के निचली परत में मिल जाती है। वायुमंडल केवल 0.03 या आजकल हो गई है 0.04% होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस क्योंकि यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। अपन यह देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार एमिशन बढ़ता जा रहा है, उसकी उपस्थिति वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इतना ज्यादा किया गया कि वायुमंडल में इसकी उपस्थिति 0.03 से लेकर 0.04 तक हो गई है, जिसके कारण से जो सूर्य की किरणें तो पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण है वो सूर्य तक वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाती। इसके कारण
पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट करता है। यह बहुत अधिक जहरीली गैस है। इसके कारण से बहुत, जैसे आंखों में खुजली, गले में जलन और भी मानव विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब ओजोन गैस पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो विकिरण है उनसे मनुष्य की सुरक्षा करती है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन की 3 अणुओं प्लस पराबैंगनी विकिरण से मिलकर बनती है। अब एरोसोल मतलब होता है धूल कण। वायुमंडल में जल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जीनोन, क्रिप्टॉन, नियोन, आर्गन के बड़े बड़े ठोस कण मिलकर एरोसोल कहलाते हैं। यह एरोसोल किस कार्य करते हैं? जैसे कि यह एरोसोल है, यह एरोसोल आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। इन पर जाकर जलवाष्प चिपक जाती है और जैसे ये भारी होती है तो ऊपर से नीचे टपकने लगती है। इस कारण से वर्षा होती है। इन्हीं के कारण, एरोसोल के कारण ही वर्षा संभव होती है। यदि यह एरोसोल नहीं होंगे तो फिर वर्षा संभव ही नहीं होगी। अब वायुमंडल की संरचना का वर्णन। अब संरचना में अपन क्या देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके रासायनिक आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है सममंडल, एक है विषम मंडल। सममंडल में जहां पर गैसों की मात्रा समान रूप से पाई जाती है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। और विषम मंडल किसे कहते हैं? जहां पर गैसों की मात्रा का अनुपात समाप्त नहीं होता, जैसे कि बहिर्मंडल और आयन मंडल। इसमें अपन देखते हैं तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा जाता है कि किस परत में कितना तापमान है, किस परत में कितना वायु दाब है। यही डिसाइड करते हैं कि उस परत में किस प्रकार स्वभाव होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है सममंडल, दूसरा भाग है विषम मंडल। अपन इसमें देखते हैं, यह है जैसे कि यह क्षोभ मंडल, यह है समताप मंडल, यह है मध्य मंडल, यह है आयन मंडल और यह है पूरा बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल में यहां से अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है वायुमंडल। अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्षोभ मंडल। व्हाट इज द क्षोभ मंडल? क्षोभ मंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। अब भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर क्यों होती है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं चलती रहती हैं, जिसके कारण से संवहनीय धारा बहुत ऊपर तक चली जाती है, जिसके कारण से इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। बहुत अधिक ठंड के कारण वहां पर जो अणु है वो सिकुड़ जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर ऊंचाई 8 किलोमीटर रहती है। और भी यह देखा जाए कि इसकी ऊंचाई और अधिक इसके कारण क्यों रहती है? क्यों? विषुवत रेखा पर जैसे कि सबसे अधिक पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी घूर्णन के कारण कोरिलेशन बल 0 होता है और संवहनीय धारा बहुत ऊपर तक चली जाती है। इस कारण से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ऋतु मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इस परत में होती है। मानव के लिए उपयोगी है। जितनी भी समस्त गतिविधियां हैं वह सभी, जैसे बादल का होना, मौसम का परिवर्तन या मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं वह सब क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। इसको परिवर्तनशील मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अपना समताप मंडल। समताप मंडल का मतलब है कि समताप, जहां पर समान तापमान रहता है उसको कहते हैं अपन समताप मंडल। समताप मंडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस ओजोन की उपस्थिति पाई जाती है। ओजोन की उपस्थिति पाई जाती है 20 से लेकर 50 किलोमीटर की बीच में। यह पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और मानव जीवन को सुरक्षित करती है। ओजोन एक सुरक्षा कवच के रूप में मानव एवं समस्त जीवधारियों के लिए कवच का कार्य करती है। यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके नीचे भाग में
20 किलोमीटर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समताप कहते हैं। जहां पर तापमान में परिवर्तन आ उसे कहेंगे समताप मंडल। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के नीचे अब ऊपर तापमान में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि ऊपरी भाग में अधिक ओजोन पाई जाती है। चूंकि ओजोन सूर्य ताप का अधिक अवशोषण करती है, इस कारण से तापमान बढ़ जाता है। निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लेती है। जितना ओजोन पराबैंगनी का अवशोषण करेगी उतना ही तापमान बढ़ेगा। इस कारण से जैसे जैसे समताप मंडल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती जाती है। इसमें तापमान में वृद्धि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। अब तीसरा अपना महत्वपूर्ण मंडल है मध्य मंडल। इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। अब इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट क्यों आती? क्योंकि इसमें क्या घनत्व बहुत कम हो जाता है और यहाँ डस्ट पार्टिकल और जल वाष्प यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं, तो यह जो हीट को ट्रैप नहीं कर पाते। इस कारण से मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान जबकि बढ़ना चाहिए, जबकि घटता है। क्योंकि यहाँ पर जो गैस कण है, जो धूल कण है, वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर तापमान बढ़ने की जगह घटने लगता है। और इसकी एक और व्यवस्था है, यहाँ पर जो उल्का पिंड है वो यहाँ पर आकर जल जाते हैं। अब आयन मंडल की क्या विशेषता है? आयन मंडल 90 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यहाँ उपस्थित गैसों के कारण विद्युत आवेशित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। अब आयन मंडल का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो कण है वो विद्युत आवेशित कण, जैसे कि ऑक्सीजन के कण, नाइट्रोजन के कण, हीलियम के कण, और हीलियम के बाद हाइड्रोजन के कण, जीनोन के कण, यहाँ पर विद्युत आवेशित कण है। जब कण एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें बिजली उत्पन्न होती है। इस कारण से इसका नाम आयन मंडल पड़ा। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को प्रभावित कर पृथ्वी पर भेज देता है। आयन मंडल का मुख्य कार्य क्या है? आयन मंडल का मुख्य कार्य है कि आयन मंडल में भारत एवं विभिन्न देशों के सैटेलाइट स्थित है। अब यहाँ पर जो सैटेलाइट है यहीं पर स्थित क्यों किए जाते हैं? क्योंकि आयन मंडल में यह है आयन की उपस्थिति होती है। इसके कारण जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें भेजी जाती है उनके द्वारा परावर्तित किया जाता है। इसी के द्वारा रेडियो का ब्रॉडकास्ट, टीवी का ब्रॉडकास्ट, इसी कारण इंटरनेट का ब्रॉडकास्ट इसी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आयन मंडल पृथ्वी से आने वाले रेडियो तरंगों को चारों ओर फैला देता है और उनको ब्रॉडकास्टिंग का मौका देता है। जैसे कि आयन मंडल है ये है। अब आयन मंडल में यह सैटेलाइट यहाँ से पृथ्वी से किरण गई और इसके द्वारा विभिन्न देशों में इस किरण को प्रेषित कर दिया जाता है। विभिन्न स्टेशनों में इसको प्रेषित कर दिया है। अब एक और विशेषता, आयन मंडल में कुछ लाइटें दिखाई देती हैं। अगर आयन मंडल में यदि उत्तर की तरफ ज्योति दिखाई दे तो इसको बोलेंगे अरोरा बोरियालिस। यदि यह दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई दे तो उसको बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रियालिस। यह इस प्रकार की लाइटें दिखाई देती हैं, इस प्रकार रंग बिरंगी यह ध्रुवों पर दिखाई देती है। क्योंकि ध्रुवों पर आसमान बहुत अधिक साफ होता है। क्योंकि अत्यधिक ठंड रहती है तो जो धूल है, जल वाष्प है, वो ठंडी होकर नीचे आ जाती है, इसलिए आसमान बिल्कुल साफ रहता है। अब वायुमंडल, यह मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसमें वायुमंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल हो जाती है और धीरे धीरे वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसमें इतना अन्वेषण आविष्कार नहीं किया गया है। अब क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सभी प्रकार की गतिविधियां होती है, जैसे मौसम की गतिविधियां, मानव की गतिविधियां, मौसम का चेंज होना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाना, इसी में होता है। इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि माना जाता है। इसका सबसे पहला पॉइंट है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है।
इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर क्यों पाई जाती है? क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण वायु सिकुड़ जाती है और इसके कारण ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पाई जाती है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर क्यों पाई जाती है? क्योंकि संवहनीय धाराओं के कारण धूल के कण या जलवाष्प कण बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं। इस कारण से विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर पाई जाती है। अब तीसरा है, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होने का कारण वहां पर चलने वाली संवहनीय धाराएं जो ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है, जैसा कि इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इनके अलावा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि बारिश होना, बादल का बनना, संघनन का होना आदि घटित होती रहती हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती जाती हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। कितना होता जाता है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। इस परत में धूलकण जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। यही आर्द्रताग्राही नाविक के रूप में कार्य करते हैं। क्षोभ मंडल को जीवन दायनी परत क्यों कहा जाता है? क्यों क्षोभ मंडल को जीवन दायनी परत इसलिए समझाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशा इस परत में होती है। इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादलों का बनना आदि सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती है। जैसे कि अपन ने देखा, सभी मौसमी घटनाएं इस परत में होती है। इसी कारण मानव का जीवन एवं सभी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र निर्भर है। इसी में सभी प्रकार की गैसें O2, N2, CO2 की उपस्थिति होती है। इसी के कारण जीवन संभव होता है। अब है मौसम तथा जलवायु में अंतर। अब मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? अब सबसे पहले देखा जाए जलवायु। जलवायु किसी भी क्षेत्र विशेष की 30 से 32 साल की भौगोलिक दशाओं का अंतर होता है, जबकि मौसम किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में तुरंत बदल सकता है। मौसम एक लघु अवधि वाला होता है, जबकि जलवायु मौसम की दीर्घ अवधि वाला काल होता है। इसमें देखा जाए, सबसे पहले मौसम तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता, वायु की दिशा व गति आदि तत्वों का औसत मौसम कहलाता है। मौसम दिन बदल जाता है। सुबह बारिश हो रही तो शाम को धूप आ जाए, ये क्या है? ये मौसम है। कल बारिश हो रही है, आज ठंड हो जाए, ये क्या है? मौसम है। कल गर्मी हो गई, आज ठंड हो गई, ये क्या है? मौसम है। सुबह तेज गर्मी पड़े, रात को ठंड हो रही है, क्या है? मौसम है। एक छोटे भूभाग पर छोटी अवधि या मौसम दैनिक वायुमंडलीय दशाओं को अभिव्यक्त करता है। मतलब एक छोटे क्षेत्र विशेष पर क्या घटनाएं मौसमी हो रही है, उसको क्या कहेंगे? मौसम। मौसम में सुबह बारिश हो गई, शाम को धूप निकल आई, तो ये क्या है? मौसम। जबकि जलवायु मौसम के तत्वों का औसत लंबी समय अवधि का तथा बड़े भूभाग पर कई वर्षों के अध्ययन पर वायुमंडलीय दशाओं की सामान्य अभिव्यक्ति क्या है? वायुमंडल। जैसे कि भारत की जलवायु कैसी है? जलवायु भारत की मौसमी है। क्यों? क्योंकि लगातार पिछले 30 या 50 वर्षों से भारत में वर्षा हो रही है। जबकि राजस्थान की जलवायु कैसी? राजस्थान की जलवायु सूखी जलवायु है, शुष्क जलवायु। क्यों? क्योंकि लगभग पिछले 50 वर्षों से राजस्थान में सूखा पड़ रहा है, राजस्थान में डेजर्ट है, इसलिए राजस्थान की जलवायु सूखी जलवायु। तो जलवायु का अध्ययन 30 से 32 वर्ष के आधार पर किया जाता है, जबकि मौसम का अध्ययन तो 1 घंटे हो, 1 दिन हो, 1 महीना हो, 1 वर्ष के आधार पर किया जाता है। अब मौसम जलवायु क्या का तत्व है? सबसे पहले तापमान। किस प्रकार से तापमान जलवायु को प्रभावित करता है? कहीं पर तापमान ज्यादा है तो गर्मी अधिक होगी, तापमान कम है तो ठंड अधिक होगी। दाब तथा पवन, आर्द्रता तथा वर्षा। वर्षा भी किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित करती है। जैसे कि भारत के पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान में शुष्क जलवायु है। क्यों? यह सब जलवायु के ही तत्व है। क्यों राजस्थान में? जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इससे यह पवनें टकरा जाती है, यहाँ पर वर्षा करती है। जबकि अरावली इसके समानांतर है, तो यहाँ से पवनें निकल जाती है और राजस्थान वाला क्षेत्र सूखा पड़ जाता है। अब मौसम जलवायु के प्रमुख जलवायु नियंत्रक क्या है? स्थल तथा जल का वितरण। जैसे कि जो भाग समुद्र के समीप होगा वहां पर समकारी जलवायु पाई जाएगी, जो भाग स्थल के अंदर होगा वहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी। इसी प्रकार देखते हैं उच्च व निम्न वायुदाब पेटी। जहां पर निम्न वायुदाब पेटी पाई जाएगी वहां पर अधिक वर्षा होगी, अधिक सूर्यताप होगा,
जहाँ पर उच्च वायु दाब पेटी पाई जाएगी वहां पर अधिक मरुस्थल बनेंगे और वहां पर कम वर्षा होगी, वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। यह इसमें देखा जाता है। ऊंचाई, जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। यह है ऊंचाई। पर्वतीय बाधा, जैसे कि अपन ने यह देखा कि पर्वतीय बाधा के कारण वर्षा होती है और पर्वतीय के कारण ही वर्षा नहीं होती है। जैसे कि पर्वतीय बाधा के कारण, पश्चिमी घाट के कारण महाराष्ट्र में तो बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, जबकि अरावली का राजस्थान का कोई महत्व भी नहीं है। इस प्रकार पर्वतीय बाधा भी जलवायु और मौसम बहुत अधिक प्रभावित करती है। महासागरीय जलधाराएं, किसी भी क्षेत्र स्थान पर गर्म महासागरीय धाराएं किसी भी स्थान पर उसके तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं उस क्षेत्र विशेष के स्थान तापमान को घटा देती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप में कम तापमान को बढ़ा देती है और इसी प्रकार हम्बोल्ट की जलधारा गर्म तापमान को ठंडा कर देती और अधिक ठंडा करती जाती है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर करें। थैंक यू।